तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलता है आप लोगों को हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सारा सिलेबस, पूरा कंप्लीट मैटर, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी कहानी है। इसमें हम पहले 2 कहानियां पढ़ चुके हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। आज हम तीसरी कहानी कानों में कंगना पढ़ने वाले हैं। इसके एक एक पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और अगर इतना आपने कर लिया जितना मैंने पढ़ाया है इसमें, तो कोई भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ये मैं 100% श्योर होकर आप लोगों को कह रहा हूं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए दिसंबर 2024 के लिए, तो आप लोगों के लिए हिंदी सरोज का प्लेटफॉर्म एकदम परफेक्ट है। आप लोगों के लिए बना हुआ है, ये आपका अपना चैनल है। इसे प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही हमें प्रेरणा देता है और आप लोगों को और अच्छा मैटर प्रदान करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। दोस्तों, यही वो चैनल है जहां पर हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको पूरा सिलेबस करवा के देंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलता है। पूरा संपूर्ण विवेचन एक एक टॉपिक का आपको एकदम फ्री में करवाया जाएगा। ये हमारा बैच चल रहा है जो दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम को टारगेट करके चल रहा है। और दोस्तों, एक तरफ हमारी चल रही है यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरी तरफ चल रही है यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानी वाली क्लास है। तो इस चैनल को आप छोड़ के मत जाइएगा, एक बार वीडियो को पूरा देखिए। अगर समझ में आता है आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी आप लोगों के लिए बता दूं कि यूनिट 2 की हिंदी साहित्य इतिहास की क्लासेज जो हैं वो चल रही हैं। प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है। इसमें 22 क्लासेज आप लोगों की हो चुकी है। राम भक्ति शाखा इसमें चल रही है, जो कि आज राम भक्ति शाखा की पहली क्लास हो चुकी है। सारी वीडियो जो हैं वो अपडेटेड हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर जरूर देखिएगा। शुरू से लेके अंत तक पढ़िए, सीखिए और नोट्स बनाइए। कागज और पेन लेकर साथ में बैठिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह रहता है हमेशा, हर बार की तरह हर क्लास में मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कागज और पेन पर नोट्स बनाना शुरू कीजिए आज से। अभी से अगर नहीं करते हैं तो ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो कहानी है कानों में कंगना, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन इतनी लंबी भी नहीं है कि एक क्लास में हम इसको कंप्लीट ना कर पाए। आज एक क्लास में इसको कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और एग्जाम में आने वाला जो प्रमुख प्रश्न जो आते हैं इस क्लास से, इस कहानी से, उनको हम मार्क करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। तो मेरे साथ में बने रहिए और थोड़ा संयम बनाकर इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि थोड़ी लंबी होने वाली है ये क्लास। एक एक लाइन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा लेखक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जो कहानी है इसके लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनके लेखन में शैली की प्रधानता दिखाई देती है, इसी कारण से इन्हें शैली सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि शैली सम्राट किस साहित्यकार को कहते हैं, तो उत्तर में हमें लिखना है राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। काल की दृष्टि से ये द्विवेदी युग के कथाकार हैं, इसलिए इनकी रचनाओं में द्विवेदी युग की आदर्शवादी झलक हमें प्राप्त होती है। राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का जन्म 10 सितंबर 1890 को सूर्यपुरा शाहबाद बिहार में हुआ था। और इनके पिता जो हैं वो वहां के प्रसिद्ध जमींदार थे, जिनका नाम था राजा राज राजेश्वरी सिंह प्यारे। इनकी शुरुआती शिक्षा घर पे ही हुई थी। 1907 में ये आरा जिले से इंटर करके आए। 1912 में ये प्रयाग विश्वविद्यालय चले गए, वहां पर इन्होंने बीए किया। और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे इनके बारे में क्या खास है, 1933 से 1940 तक बिहार हरिजन सेवक संघ के ये अध्यक्ष रहे हैं।
ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। 1942 से 1952 तक ये बिहार यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य भी रहे हैं। तो ये जो है 3 चीजें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे कहानी के बारे में हम देख लेते हैं। कानों में कंगना जो कहानी है, ये इनकी कहानी संग्रह कुसुमांजलि में संकलित है। कुसुमांजलि का प्रकाशन वर्ष जो है ये 1912 है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था जब हमने कहानी की यूनिट शुरू की थी कि जो कहानी जिस काव्य संग्रह में लगी हुई है उस कहानी संग्रह का हमें सारा ज्ञान होना चाहिए। मुख्य तौर पर उस कहानी संग्रह का नाम, उसका प्रकाशन वर्ष और उसके अंदर संकलित अन्य जो कहानियां हैं उनका हमें नाम याद होना चाहिए। तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह जो है इसमें 6 कहानियां हैं टोटल। इनका नाम हम लिख लेते हैं। सुरबाला, बिजली, मरीचिका, कानों में कंगना, गुड़गुड़ी और कीरबाला। ये जो 6 रचनाएं हैं, 6 कहानियां हैं, इस कहानी संग्रह में लगी हुई हैं। आगे कानों में कंगना जो है ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है। जैसा कि हम जानते हैं ये कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्धि इसने प्राप्त की थी। किस लिए? क्योंकि इसमें नया विचार उन्होंने रखा था, कहानी में नयापन था। क्या नयापन था? इसमें पर स्त्री गमन की जो स्थिति होती है उसको दर्शाया गया है। एक जो मनुष्य है वो एक पत्नीवादी ना होकर पर स्त्री के साथ रहता है, तो उसका क्या अंत होता है ये इसमें दर्शाया गया है। इसमें यह भी दिखाया है कि अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो वो आपको बुराई की तरफ धकेल सकते हैं, इससे हमें सावधान रहना है। ये कहानी जो है ये इंदु पत्रिका में सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। तो हमें ये ध्यान देना है इसमें कि कहानी संग्रह कुसुमांजलि जो है इसमें 1912 में ये संकलित हुई और इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। यह एक प्रकार की आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में कुल 6 मुख्य पात्र हैं। एक तो नरेंद्र जो कथावाचक है स्वयं, किरण नरेंद्र की पत्नी, योगीश्वर नरेंद्र के गुरु और किरण के पिता, मोहन जो है ये नरेंद्र के मित्र का नाम है, किन्नरी नाचने वाली जो कि इसमें एक खलनायिका भी कही जा सकती है, क्योंकि इसी के वशीभूत होकर जो हमारा नरेंद्र है नायक जो है वो अपनी पत्नी को दारुण दुख देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जूही जो है वो नरेंद्र की नौकरानी है, उसके घर में काम करने वाली है। इसके अलावा जो गौण पात्र हैं इसमें मुख्य पात्र नरेंद्र है जो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है और बाकी जो हैं गौण पात्र होते हुए भी कथा में मुख्य रूप ही वो रखते हैं, क्योंकि इनके बिना कथा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो पात्र योजना जो है इसकी हमें अच्छे से याद करनी है। कोई भी विधा हम पढ़ रहे हैं, कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उसके पात्रों का नाम हमें बिल्कुल अवश्य याद होना चाहिए। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो कहानी का वाचन करते हैं और मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कानों में कंगना जो है वो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की लिखी हुई कहानी है। शुरू करते हैं। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना, अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहां पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, यहां पर भोरी का तात्पर्य भोली से है। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदवायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे
तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यहाँ पर जो है हम फूल जो बगीचे में लगाते हैं उसकी काट छाट करते हैं, खूब खाद पानी जिसे देते हैं, उन फूलों का अंतर बता रहे हैं जो प्रकृति स्वयं जंगल में उगाती है उन फूलों से, और उसकी तुलना कर रहे हैं किरण से कि किरण जो है वो जंगल का फूल है जो प्रकृति स्वयं उगाती है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, वो एकदम प्राकृतिक है और वो जिंदगी भर अपनी खुशबू फैलाती रहती है। उस फूल की तरह नहीं जो कि 2 घड़ी बालों की शोभा बनकर फिर मुरझा जाता है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी इस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही है। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही आप में अंतरलहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहां कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। यहाँ पर किरण की दशा को दर्शाया गया है कि वो बीमार थी और वो शैया पर लेटी रहती थी। क्या देखती रहती थी ये लेखक को भी अंदाजा नहीं है, वो अपनी आशंकाएं लगा रहा है कि वो क्या देखती होगी। आगे, मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सिर से मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़ पड़े। तो यहाँ पर किरण की जो है समानता किससे दिखाई गई है, यहाँ पर माखन चुराने वाले गोपियों से और शहंशाह की नूरजहां से, शहंशाह की जो पत्नी थी उससे, और एक अपरूप बालिका से। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को भी कभी स्वप्न में नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैं चट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। योगीश्वर की कुटी की तरफ वो जा रहा है। योगीश्वर जो है वो किरण के पिता और इनके गुरु का नाम है। किरण का पिता होने के साथ साथ वह नरेंद्र का गुरु भी है।
एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। ये जो है वहां के वन की विवरण नरेंद्र दे रहा है। जिस वन में रहकर वो योगेश्वर से शिक्षा ग्रहण करता था, उसी वन की वह सुंदरता का वर्णन कर रहा है और साथ में किरण के बारे में भी उसने हल्का सा संकेत किया है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी तो अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? यहाँ पर लेखक जो है वो वर्तमान काल से और श्री रामचंद्र और कृष्ण भगवान का जो काल था उनको उनकी समानता और अंतर दिखा रहा है कि इस समय पर उस प्रकार के मनुष्य भी नहीं रहे हैं, उस प्रकार के वन भी नहीं रहे हैं। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विशाल निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। तो ये जो वन है इसकी समानता जो है वो चित्रकूट और पंचवटी से इन्होंने की है, ये हमें याद रखना है। वहां चिकनी चादर में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन के निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे कहां जाकर यह चंचल चित्त क्या कहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। जो मेन कहानी है वो यहां से अभी शुरू हो रही है। अभी तक जो है वो वन का वर्णन बता रहे थे और राम और कृष्ण के काल से आज के काल के मनुष्यों का वो अंतर हमें समझा रहे थे। योगेश्वर ही थे, यानी कि योगेश्वर थे जो वो नाम के योगेश्वर नहीं, वो माफ कीजिएगा कर्म से भी योगेश्वर ही थे। तद्यापि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। ये बालिका कौन है? ये किरण है। किरण के बारे में यह कथन है, अगर परीक्षा में पूछा जाता है ये कथन। वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। तो ये कानों में कंगना कहानी से है और ये कथन जो है ये किरण के बारे में है। ये हमें याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं है। शहर और जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन का ये अंतर बता रहे हैं।
इस बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। वो कहना चाह रहे हैं कि शहरी व्यक्ति एक मैं ही था, बाकी जो है वो प्रकृति के अंचल में पलने वाले मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब वहां पर थे। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। तो नरेंद्र जो है वो योगेश्वर के पास धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था अपने पिता की आज्ञा से। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिएगा। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूं, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी। यानी उसी दिन उनकी पढ़ाई पूरी हो रही थी। और बाबा के कहने पर मैं एक जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में कि अपने अध्ययन की पूर्ति होने पर नरेंद्र योगेश्वर के लिए क्या क्या लेके जाता है। तो एक जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कंगन, ये जो 3 वस्तुएं हैं ये हमें याद रखनी है, इन्हें नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तीनों चीजों का नाम हमें याद रखना है। आचार्य के निकट ले गए थे, योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को लेकर किरण उठा ले गई थी कंगनों को। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। मैं दिन में योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यानी कि योगेश्वर जो है वो किरण को उसके हवाले करके, अर्थात उनसे उनका विवाह करके और अपने धर्म से और वो निवृत्ति चाहते थे। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। यानी कि योगेश्वर को पहले से ही उनके प्रणय के बारे में मालूम था। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो गई। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस बनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? ये कौन कह रहा है? ये नरेंद्र की आत्मा ही कह रही है। और किरण की समानता जो है वो वनफूल से की गई है। इसको ध्यान में रखना है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। ये जो कथन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। पूछा जाता है कि किस कहानी से या फिर किस रचना से यह कथन उद्धृत है। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। यह काली कोठरी में आकर
इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में ही यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये है कि वो बिहा कर किरण को अपने घर शहर में वो लेकर आ गया है और वो कहना चाह रहा है कि प्रकृति की गोद में पलने वाले इस प्यारे से फूल को मैं यहाँ पर एकदम प्रदूषित जगह पर, जहां पर मनुष्यों का और प्रकृति का कोई एक ठोर ठिकाना नहीं है, वहां पर उसको लेकर आ गया है। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगना, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी। ये भी जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं कि किरण क्या क्या धारण करती थी, ये हमें याद रखना है, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। लाल चोली, हरी साड़ी, माफ कीजिएगा हरी साड़ी, सर पर सिंदूर रेखा, हाथों में कंगना, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी, ये सारी वस्तुएं याद रखनी है। दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धरकर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपने प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद कर लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था और बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। ये स्थान का नाम आया है कि किरण को नरेंद्र कहां लेकर गया था या फिर नरेंद्र किस शहर का निवासी था। ये मुरादाबाद का निवासी था। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आंखें मिली। तो किन्नरी से पहली मुलाकात कहाँ हुई? मोहन के घर। मोहन के घर किन्नरी से पहली मुलाकात होती है नायक कथावाचक नरेंद्र की। मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर यारों का नाम इन्होंने लिया है कि इनकी बुरी संगति के जो दोस्त थे इन्होंने ही इसको किन्नरी के दलदल में धकेला है। आगे चलकर हमें पता चलेगा। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवस्त्र और पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पति पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। यहाँ जलने से तात्पर्य ये है कि किन्नरी उससे
तरह तरह की डिमांड करती थी और वो उसकी मांगों को पूरा करता रहता था। उसके ऊपर खूब धन वर्षा वो करता था, उसके लिए तरह तरह के तोहफे वो लेकर आता था, उसके लिए तरह तरह के आभूषण वो लेकर आता था। इस प्रकार उसका घर जो है वो खाली होता जा रहा था। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। तो किन्नरी के साथ में कितना समय काटा था? 5 महीने। ये हमें याद रखना है। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग रंजित चरणों पर रखे। तो किन्नरी को क्या क्या ला कर दिया, ये वस्तुएं भी याद रखनी है। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वस्तुएं हैं नहीं, लेकिन फिर भी यूजीसी नेट में ये पूछा जा सकता है। यूजीसी नेट में खास तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना है। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। वह अपने स्वयं की बात कर रहा है कि वो किस प्रकार किन्नरी के चक्कर में और किन्नरी के चक्कर में अपने पति से दगाबाजी कर रहा था। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। ये किसका कथन है, किस कहानी का कथन है, ऐसा पूछा जा सकता है। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टनकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। वह इस त्रिशंकु के बीच में फंसकर रह गया और अपना सब कुछ किन्नरी पर लुटा चुका था, और स्वर्ग पर सिर रखकर वो वापस आया था। कहने का तात्पर्य यह है कि किन्नरी ने और आभूषणों की उससे मांग की थी, और आभूषण उसके पास लगभग खत्म हो गए थे, इसलिए वो आया था घर पर। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। वह जूही से मंगवाता है आभूषण। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूके झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि उसे कमरे में जाकर कुछ भी नहीं मिला, अलमारी में केवल मकड़ी का जाला था और श्रृंगार वाले बक्से में छिपकली बैठी थी। अर्थात वह सब कुछ अपने घर का लुटा चुका था किन्नरी पर। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निष्पन्न लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। वह वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है?
इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि किरण जो है वो अपने पति के पर स्त्री गमन से इतनी परेशान हुई थी, इतनी वो दुखी थी कि वह बहुत बीमार हो गई थी और वह मृत्यु शैया पर पड़ी थी। वह किरण से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई और गहना बचा है क्या? हाँ, शीणकंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला। यहां पर जो है शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का उनको याद आ रहा है, जिस प्रकार उन्होंने अंगूठी पहचान ली थी, लेकिन ये किन्नरी के नशे में इतना चूर था कि इसने जो कंगना उपहार स्वरूप अपनी पत्नी को दिए थे, अपने होने वाली पत्नी को उस समय पर दिए थे, उसे पहचान कर भी उसको तनिक सा प्रेम अपनी पत्नी के ऊपर नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर तो किन्नरी के रूप का जाल फिरा हुआ था। इसलिए वह उसके प्रेम को यहां पर भी नहीं पहचान पा रहा था। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति दीनहीन मानव में कहां? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल गई, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। यानी कि उसकी पत्नी जो है कानों के कंगना उसे देखकर और मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसने अपना सब कुछ खो डाला था किन्नरी के चक्कर में। उसने किरण को खो दिया और अपना सब कुछ उसने अंधकार में कर लिया। तो ये थी आज की कहानी कानों में कंगना। इसको हमने संपूर्ण विवेचन इसका कर लिया है और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को लगवा दिए हैं। इस कहानी में से अगर प्रश्न आएगा तो जो मैंने निशान लगवाए हैं इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यूनिट 2 की क्लास हमारी चल रही है, जिसमें 22 क्लासेस हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट अपडेटेड है चैनल पर। हिंदी सरोज के साथ बने रहिए और यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए अपनी तैयारी को एकदम चौकस कर लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। इस पर आप लोगों को पूरा सिलेबस एकदम फ्री में करवाया जा रहा है, जो किसी और चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलता है। तो मेरे साथ बने रहिए सारी अपडेट्स के साथ, सारी क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी एकदम पक्की कर लीजिए नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।